नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है BHIC 134 के यूनिट 3 के कोर्स में। आज हम यूनिट 3 के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि भारत में जो औपनिवेशिक जो सत्ताओं थी, उनकी स्थापना किस तरह से हुई, क्या विस्तार रहा, कैसे-कैसे रहा। अभी तक हमने ये जाना कि 18वीं शताब्दी के बाद हमारे देश में किस तरह से मुगल का पतन हुआ और अलग-अलग शक्तियों का उदय हुआ। अब हम ये जानेंगे कि औपनिवेशिक सत्ताओं की स्थापना के क्या-क्या बिंदु रहे थे। यह एक नोट्स के रूप में हमने तैयार किया है, जिसे आप शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ के केवल एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। डिटेल रूप में आप जानने के लिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप स्टडी मटेरियल का सहायता लें। हालाँकि यहाँ से आपका एक अच्छा रिविज़न हो सकता है। एग्ज़ाम से जस्ट कुछ देर पहले अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक रिफ्रेशिंग के लिए काम कर सकता है। और अगर आप इससे शॉर्ट नोट्स के थ्रू अगर आप उन लोगों में से हैं जो शॉर्ट नोट्स पढ़ के पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, तो आपके लिए रामबाण है ये। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। भारत में औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना। पहला, पुर्तगाली आगमन। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ भारत में, जिनको हम पोर्टुगीज़ भी कहते हैं। भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा के नेतृत्व में इन्होंने पश्चिमी तट के साथ-साथ कालीकट, गोवा और दमन में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। उनका लक्ष्य लाभदायक मसालों के व्यापार को नियंत्रण करना था। इसमें हम ये जान सकते हैं किस तरह से पोर्टुगीज़ इंडिया में आए, गोवा, दमन और साउथ के एरिया में आए, जहाँ पे ये साउथ हमारी स्पाइसेस के लिए मशहूर है, वहाँ मसाले काफ़ी सारे मिलते हैं। तो ये जो भी अच्छे मसाले थे, बेहतर मसाले थे, उन पे ये अपना कंट्रोल चाहते ताकि ये उसको से मतलब यहाँ से ट्रेड कर सकें। उसके बाद हम आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच भी एक हमारा एक देश है, जो कि पश्चिमी देश है। डच 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पहुंचे, मुख्य रूप से कोरोमंडल तट के साथ-साथ पुलिकट, नागापट्टिनम और सूरत में प्रमुख बस्तियों के साथ अपनी उपस्थिति स्थापित स्थापित की। इन्होंने व्यापार पर नियंत्रण के लिए पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा की और व्यापारिक चौकियों का एक नेटवर्क स्थापित किया। हम देख सकते हैं किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी, उससे पहले उसके साथ पहले साथ साथ हमारी एक डच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसने भी मतलब जो भी हमारे वो क्षेत्र थे जो बंदरगाह से जुड़े हुए जो राज्य थे, वहाँ पे इन्होंने अपना छोटे छोटे कॉलोनी बिल्ड की, जहाँ से अपना ये ट्रेड को मैनेज कर सकते थे। अब हम आते हैं तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 16वीं शताब्दी में गठित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, मद्रास और कोलकाता जैसे शहरों में व्यापारिक पदों की स्थापना करके भारत में एक मुकाम हासिल किया। हम देख सकते हैं अभी तक ये जितने भी हमने पढ़े, जो भी पश्चिमी देशों से आए थे, इन्होंने ये समुद्र के रास्ते ही आए थे और इन्होंने सबसे पहले उन्हीं क्षेत्रों के आसपास अपना विस्तार किया जो तटीय क्षेत्र थे, जैसे चेन्नई, कोलकाता, गोवा, द दमन द्वीप। तो ये जितने भी तटीय क्षेत्र के इलाके जहाँ पे बंदरगाह वगैरह थे, वहाँ पे ही इन्होंने पहले अपना कॉलोनी स्थापित किया, अपना नियंत्रण स्थापित किया, ताकि ये वहाँ से ट्रेड कर सकें। इनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था कि हम भारत आएँगे, भारत से ट्रेड करेंगे, बिज़नेस करेंगे और अपना मुनाफ़ा कमा के अपने देश जाएँगे। सेम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी 16वीं शताब्दी में भी उसने यही किया। जैसे शहरों में व्यापारिक पदों की स्थापना करके भारत में एक मुकाम हासिल किया, समय के साथ इन्होंने सैन्य विजय और स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ के संयोजन के माध्यम से अपने नियंत्रण का विस्तार किया। हम देख सकते हैं कैसे ब्रिटिशर्स पहले आए थे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के माइंडसेट से कि हम यहाँ इंडिया आ रहे हैं बिजनेस करेंगे। बट इन्होंने धीरे धीरे जो वहाँ पे लोकल गवर्नेंस थी, उनके साथ हाथ मिलाकर, उनके साथ साठ गांठ बिठा के उन्हें वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल शासन था, उस पर अपना विस्तार करना भी प्रारंभ कर दिया। फिर आता है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक संघर्ष था। जी हाँ, ये ब्रिटिशर्स और जो वहाँ की लोकल सत्ता थी, उनके बीच में एक निर्णायक संघर्ष था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब की सेना को हरा दिया। जी हाँ, बंगाल की नवाब की सेना को हरा दिया। इस जीत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और बंगाल पर उनके राजनीतिक नियंत्रण में वृद्धि हुई। फिर आता है ब्रिटिश क्राउन नियम 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद। जी हाँ, जब इतने अब तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ऑलमोस्ट इंडिया पे हो चुका था, तो उसको रिटेलिएट करने के लिए, उस पर विद्रोह करने के लिए 1857 में क्रांति हुई
उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत पर सीधे नियंत्रण कर लिया। मतलब पहले कंपनी के द्वारा ये लोग शासन करते थे भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। बट इन्होंने अब डायरेक्ट अपना ब्रिटिश का साम्राज्य कर लिया, ब्रिटिश मतलब भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। यह अवधि जिसे ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाता था। मतलब अब ये वो टाइम पीरियड है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना करके अब कहते थे कि हम किसी कंपनी के तहत राज्य नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट अब ब्रिटिश राज्य करेंगे, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक चली यह ब्रिटिश राज। ठीक है, ब्रिटिश ताज ने एक वायसराय और एक नौकरशाही प्रशासन के माध्यम से भारत पर शासन किया। आर्थिक शोषण। औपनिवेशिक शक्तियों, विशेषकर अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए भारत के संसाधनों का दोहन किया। उन्होंने भारी कर लगाए, भू राजस्व नीतियों के को लागू किया और कृषि में व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने ऐसे उद्योग भी स्थापित किए जो मुख्य रूप से उनके हितों की सेवा करते थे, पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था को बाधित करते थे। असंरचना विकास। ब्रिटिशर्स ने जो भी डेवलपमेंट किए वो अपने ही फेवर के लिए किए। असंरचना विकास जो है, औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत में अवसंरचना विकास की शुरुआत की। अंग्रेजों ने रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन, सड़क, पुल, बंदरगाह का निर्माण किया, जिससे परिवहन, व्यापार, संचार की सुविधा हुई। हालांकि ये विकास मुख्य रूप से औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के उद्देश्यों से ही थे। जैसा कि आपको बताया कि उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किए वो अपने ही जो इनके बिजनेस से रिलेटेड जो इनकी पूर्ति कर सकते थे, उसी उद्देश्य से किए। ये नहीं कि हम सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट आता है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। औपनिवेशिक शासन का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, कानूनी प्रणाली और संस्थानों की शुरुआत की। उन्होंने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया और ज्ञान की पारंपरिक प्रणालियों को कमजोर कर दिया। इससे एक सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ और एक शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को भी जो था फेरबदल किया, और उसके बाद उन्होंने एक मध्य वर्ग का उदय किया, जो कि हालांकि जो उनकी द्वारा ज्ञान की पारंपरिक प्रणाली थी उसको कमजोर कर दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लरिकल टाइप का इन्होंने नॉलेज बनाई कि मतलब आपको आपकी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, मतलब आप तार्किक रूप से नहीं सोचेंगे, बस आपको जो बता दिया गया है वही पढ़ना है, वही आंसर करना है, जो कि आज भी चली आ रही है। भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन। भारत में औपनिवेशिक शक्तियों की स्थापना ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को जन्म दिया। भारतीय नेता, बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने और स्वशासन की मांग करने के लिए आए। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता की वकालत के लिए एक प्रमुख मंच बन गई। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। हम देख सकते हैं कि अब तक ब्रिटिश ने राज किया, उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपने हितों के लिए डेवलपमेंट किया, उसके बाद अपने ही हितों के लिए एजुकेशन सिस्टम को भी फेरबदल किया। तो ये लगातार जिस तरह से एक शासन चल रहा था, प्रताड़ना चल रही थी भारतीयों पर, उसको लेकर भारतीयों ने विद्रोह किया, उसको लेकर स्वतंत्रता की मांग की। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गति प्राप्त की, जो विभिन्न अभियानों, विरोधों और सविनय अवज्ञा की कृत्यों द्वारा चिन्हित है। जी, हमने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी ने अलग अलग आंदोलन कराए थे, ये उन्हीं आंदोलनों के नाम है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने जनता को लामबंद करने और औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, इन बड़े नेताओं ने अपने अपने तरीके से लोगों को एकजुट किया, उनको स्वतंत्रता की मांग के लिए प्रेरित किया। यह प्रमुख बिंदु भारत में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश शासित औपनिवेशिक शक्तियों की स्थापना और आर्थिक शोषण, बुनियादी ढांचे के विकास और बाद में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को उजागर करते हैं। अभी तक हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए, उसमें हम ये देख रहे हैं किस तरह से पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश आए और उन्होंने अपनी औपनिवेशिक शक्तियों की स्थापना की, अपनी आर्थिक अप, उन अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शोषण किया, बुनियादी ढांचों का किस तरह से विकास किया, किस तरह से उन्होंने अपनी हित को पूरे करने के लिए चीज़ों में डेवलपमेंट की और शोषण किया, जिससे भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, स्वतंत्रता की भावना उदय हुई, और यह उदय ने ही बाद में हमें एक स्वतंत्रता दिलाई। तो यह यूनिट 3 था।
यूनिट 3 खत्म होता है, आगे हम यूनिट 4 की ओर जाएँगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।